Good morning students. Yesterday we completed 13 questions of back exercise of laws of motion. Now we will start with the 14th question of this exercise. Now the 14th question says figure 5.16 shows the position time graph of a particle of mass 4 kg. What is the force on the particle for t is less than 0, t is greater than 4 seconds and t is less than greater than 0 and less than 4 seconds. First part is this. So first of all we will draw the diagram. So this is question number 14. Diagram is something like this. This axis is showing position and this axis is showing time. Now particle is moving like this. For t less than 0, its position is not changing, its position is unchanged, and after at t is equal to 0, it starts changing its position like this, and at 4 seconds its position was 3 meter. Okay, and after that, after 4 seconds its position again didn't change. उसकी पोजीशन वापस से चेंज नहीं हुई. So we have to do some study for this time period. So first part, A part is this, और A part में भी कई पार्ट हैं. आपको स्टडी करनी है क्या जब टाइम इज लेस देन 0 है. ओके, so you have to calculate the force. आपको force calculate करनी है. So if you can see when the time is less than 0, उस situation में इसकी position change नहीं हुई. If the state of the body is not changed, उसकी स्टेट अगर चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर वो रेस्ट में था तो वो मोशन में आना चाहिए था, मोशन में था तो वो रेस्ट में, या उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी. मोशन में किसकी, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इट इज स्टिल एट रेस्ट. दैट मीन्स नो फोर्स इज अप्लाइड. F इज इक्वल टू 0. ए पार्ट. नेक्स्ट, t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड्स के बाद अगर इसकी पोजीशन देखी जाए तो पोजीशन अगेन इसकी कांस्टेंट है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. सो पोजीशन इज अनचेंज्ड. Position is unchanged, so F is equal to 0. Next situation is what? Next is t is greater than 0 and less than 4 seconds. अब आपको इस सिचुएशन पे बताना है कि कितनी फोर्स लगी है. तो अगर आप इस वाली सिचुएशन को ध्यान दें कि t इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4, मीन्स इस सेगमेंट की बात हो रही है. अगर इस सेगमेंट की बात करें तो आप यहां से देखेंगे ध्यान से, तो यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. जो ग्राफ बन रहा है दैट ग्राफ इज यूनिफॉर्म, हैंस इट्स वेलोसिटी इज ऑल्सो यूनिफॉर्म. एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है दैट विल शो वेलोसिटी, वो वेलोसिटी को शो करेगा. तो अगर ग्राफ यूनिफॉर्म है इसका मतलब वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एंड इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसका मतलब वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट हैविंग एनी एक्सेलरेशन. तो उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई फोर्स भी नहीं है. दैट मीन्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. That means that is dv by dt is equal to a is equal to 0, hence f is equal to 0. फोर्स क्या है, 0. क्या समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, बी पार्ट. In B part you have to calculate impulse at t is equal to 0 and t is equal to 4 सेकेंड. चलिए, impulse इज इक्वल टू, अगर इम्पल्स की बात की जाए तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, mv माइनस यू. चेंज ऑफ मोमेंटम इज इम्पल्स. तो आपके पास v और u की वैल्यू होनी चाहिए. तो देखिए, अगर मैं बात करूं
कि इस वाले मोशन के दौरान इसके पास वेलोसिटी क्या थी, तो इस वाले मोशन के दौरान फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स इसके पास वेलोसिटी क्या आएगी, दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस इज व्हाट 3 मीटर एंड टाइम इज व्हाट 4, सो इट्स वेलोसिटी इज 3/4. कब से कब लेके t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 4 तक. ठीक है. नाउ अब अगर आपको t इज इक्वल टू 0 पे इम्पल्स निकालना है, इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो आपने फॉर्मूला लिखा क्या, j इज इक्वल टू एम वी माइनस यू. तो देखिए j इज इक्वल टू m तो उसका मास क्या है पार्टिकल का 4 kg, मास इज 4. v मीन्स फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि फाइनली वो कहाँ पे है चीज, फाइनली वो कहाँ पे है, फाइनली वो है 0 पे. तो 0 पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 3/4 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कहीं वो क्या है 0. सो j विल बी इक्वल टू 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्या समझ में आ गई बात. चलिए नेक्स्ट आपको निकालना है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. 4 सेकेंड पे निकालना है, तो आपने फॉर्मूला वही लिखा j इज इक्वल टू एम वी माइनस यू. ठीक है. सो j इज इक्वल टू m मीन्स 4 kg, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये दो चीजें हैं. अब देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, आपसे पूछा है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो इसका मतलब है कि उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 3/4 और फाइनल क्या हो गई 0. सो इसको कैंसिल किया, सो j विल बी इक्वल टू -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स एंड इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स. क्या समझ में आ गई बात. चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, टू बॉडीज ऑफ masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. Light string means the string which is not having any mass. लाइट के कहने का मतलब यही है. A horizontal force F is equal to 600 Newton is applied to A and B along the direction of a string. What is the tension in the string in each case? तो सबसे पहले तो आपको इमेजिन ये करना है कि वो जो डायग्राम है वो बनेगा कैसे. देखिए आपके पास दो मासेस हैं, वन इज दिस इज व्हाट 10 kg and another is of 20 kg. Okay, and this is the string which is connecting 10 kg and 20 kg. You have to apply force from the two sides of these masses. So this is point A and this is B. तो A और B से जब हम इसको पुल करेंगे तो दोनों ही केसेस में क्या क्या टेंशन लगेगी वो हमें कैलकुलेट करना है. ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ एंटायर सिस्टम. कंप्लीट सिस्टम का आप एक्सेलरेशन लिख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा. फॉर एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन इज व्हाट f इज इक्वल टू 600 न्यूटन एंड मास क्या गिवन है. मास मींस दोनों का मास m1 प्लस m2. मैंने कहा m1 हो गया 10 और m2 हो गया क्या 20. सो इट विल बी 30 kg. नाउ एज वी नो f is equal to ma and a is equal to f by m and f is 600 Newton and m is 30. So it will be having value 20 meter per second square. This is the value of acceleration. चलिए now अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं. फोर्स अप्लाइड एट ए पे अप्लाइड किया मीन्स आप इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं. ठीक है.
तो पुल अगर कर रहे हैं, आपको टेंशन कहाँ निकालनी है? टेंशन आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है, स्ट्रिंग में टेंशन आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है, यहाँ कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फोर्स जब ए के अलोंग लगाई जाएगी तो देखिए क्या होगा, फोर्स अलोंग ए के अलोंग जब फोर्स लगाई जाएगी तो उस कंडीशन में आपको टेंशन तो यहाँ कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है कि इस वाले जो स्ट्रिंग है उस पर जो टेंशन होगा वो टेंशन किस वजह से होगा? वो टेंशन इस वजह से होगा जितना मास इसके पीछे होगा, जितने मास को वो स्ट्रिंग कैरी कर रही है उतना टेंशन उसके पास आएगा, उस मास की वजह से टेंशन आएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं तो टेंशन यहाँ पे जो लगेगी वो उसके पीछे वाले मास की वजह से लगेगी। तो T इज इक्वल टू क्या आ गया, M इंटू ए, और मैं कैपिटल M लिख देता हूँ 20 को, ठीक है। चलिए, तो 20 kg इंटू एक्सेलरेशन 20, सो टेंशन इज 400 न्यूटन। चलिए, सेकेंड इज फोर्स अलोंग बी के अलोंग फोर्स लगाना है आपको, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इस पे जो टेंशन लगा होगा वो इस वजह से लगेगा कि उसके पीछे कितना मास है, पीछे मास है 10 kg। इसका मतलब T इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए, स्मॉल m 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। क्या क्लियर होगी बात? तो ये क्वेश्चन यहाँ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. आपको एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है। देखिए, दो मासेस हैं और पुली से क्रॉस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक छोटा वाला मास है और एक बड़ा वाला मास है, कैपिटल M, ये स्मॉल m, ये कितना 8 kg, ये कितना 12 kg। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है तो एक इसका कंप्लीट डेरिवेशन कर रहा है, किसमें? मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में। तो उस डेरिवेशन को आप जाके देख लीजिए, उसमें एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए पर्टिकुलर इस कंडीशन के लिए सीधा फॉर्मूला है, वो हम यहाँ लगा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं। मैं स्मॉल m के लिए लिख लेता हूँ 8 kg एंड कैपिटल M हो गया आपका 12 kg, ठीक है। और कोई वैल्यू आपके पास नहीं है तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एज वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m माइनस m इंटू g डिवाइडेड बाई m प्लस m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे m कितना हो गया 12 माइनस 8 इंटू जी कितना है, जी को हमने 10 मान नहीं लिया, बल्कि ये एक्सरसाइज जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ लिखा भी है एक्चुअली, फॉर द सिंप्लिसिटी इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने 10 इसको लिख लिया इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेंशन? टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m स्मॉल m बाई इंटू जी डिवाइडेड बाई m प्लस m, ठीक है। तो देखिए 2 कैपिटल M 12 स्मॉल m 8 इंटू जी 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8। तो ये हो गया आपका क्या, बाकी सारी वैल्यूज़ को अभी एज इट इज़ रहने दीजिए, कुछ वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। तो ये 2 टाइम्स गया, ये गया, तो 12 8 जा T इज इक्वल टू 96 न्यूटन। ये टेंशन आ गई। क्या समझ में आ गया? क्या क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अ न्यूक्लियस is at rest in the laboratory frame of reference। मीन्स लेबोरेटरी में एक न्यूक्लियस रखा हुआ है, रेस्ट पे है। शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में वो अगर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, देन
दोज प्रोडक्ट्स विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये आपको शो करना है। तो देखिए पहले एक न्यूक्लियस था यहाँ पे जिसका मास था कैपिटल M एंड इट इज एट रेस्ट। If it is at rest, then velocity will be zero. If velocity is zero, then initial momentum P is equal to m into v is equal to zero। मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। अब अगर इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि इसके बाद में भी जो एक्सप्लोड ये जो होगा, एक्सप्लोड के बाद जो इसके डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनका नेट मोमेंटम, उनका टोटल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल मोमेंटम of daughter nuclei should be zero, वो भी क्या होना चाहिए? जीरो। अब देखिए ये दो मासेस में, फॉर एग्जांपल एक मास ये था, एक मास ये था, दो मासेस थे, तो ये जो मास था ये हो गया m1, ये मास m2, इसके पास वेलोसिटी v1, इसके पास वेलोसिटी v2। तो अगर मोमेंटम इनका टोटल मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए मासेस तो का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन किसका होता है? डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का। सो इट विल बी m2 माइनस v2, हैंस वेलोसिटीज शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ये साइन क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्या क्लियर हो गई ये बात? चलिए सो यहां हम लिख देते हैं नेगेटिव साइन शोज दैट वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 18। टू बिलार्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.5 kg। बिलार्ड बॉल्स तो समझते हैं ना, बिलार्ड बॉल्स वो जो गेम मिनी पूल गेम में आप देखते हैं बिलार्ड बॉल्स जो होते हैं उनको जब आप स्टिक से हिट करते हैं तो वो मूव करती हैं, ठीक है। सो बिलार्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to other? देखिए एक बिलार्ड बॉल जो है वो इस यहां से यहां जा रही है और दूसरी बिलार्ड बॉल यहां से यहां जा रही है, ठीक है। दोनों बॉल्स ने एक दूसरे को कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में वापस से चले गए, ठीक है। हमें ये बताना है कि दोनों ने एक दूसरे पे मोमेंटम इम्पल्स कितना इम्पार्ट किया। तो चलिए इसकी अगर बात करें हम अगर बात करें तो दोनों का ही मास जो है वो सेम है 0.015 kg, तो m मास हो गया। इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल u1, इसकी वेलोसिटी u1, तो इसकी चलिए ये ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी अगर मतलब वापस जाने की वेलोसिटी अगर v1 है तो इस डायरेक्शन में आने की वेलोसिटी क्या हो गई? माइनस u1। और इस u1 के रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर ये माइनस u1 है तो ये क्या हो गई? u1। ये u1 तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गई माइनस v1। चलिए अब देखिए क्या है, इसको आपने नाम दे दिया a, इसको b। नाउ इम्पल्स imparted by A on B। A की वजह से B पे जो इम्पल्स इम्पार्ट किया गया है वो क्या होगा? और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है क्या? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज माइनस
v माइनस u, सो m कितना 0.05 kg इंटू v इज वॉट, v इज v1 माइनस u1, तो एक तो माइनस ये हुआ और एक माइनस ये हुआ, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। सो j इज इक्वल टू 0.05 और ये वैल्यू हो गई v1 कितना है, v1 इज 6 मीटर पर सेकेंड, 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6, सो इट इज 0.05 इंटू 12, so it will be j is equal to 12 5s are 60, that is 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इतना जो इम्पल्स है वो इम्पार्ट किया है किसने, ए ने बी पे। नाउ अब हम बी की वजह से ए पे निकालते हैं, इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन ए ड्यू टू बी की वजह से, ठीक है। तो देखिए b की वजह से निकाल रहे हैं तो j इज इक्वल टू m v माइनस u। अब इसका मास अगेन 0.05 kg, वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस v1, इनिशियल वेलोसिटी u1, तो माइनस ये लगा माइनस u1, सो j इज इक्वल टू 0.05, वेलोसिटी हो गई माइनस 6, सो इट इज माइनस 12, इसको मैंने लिख दिया क्या, माइनस 12 मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड माइनस का। तो ये आया माइनस का और ये आया प्लस का, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। क्या समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, a shell of mass 0.02 kg is fired by a gun of mass 100 kg if the muzzle speed of the shell is 80 meter per second. What is the recoil speed of gun? Recoiling of gun वाला एक कॉन्सेप्ट छूट गया है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को मैं अभी बता देता हूं जल्दी से। देखिए क्या है कि जब भी आप एक गन से बुलेट शूट करते हैं तो होता ये है कि स्टार्टिंग में देखा जाए तो आप जब गन को रख के खड़े हुए थे तो गन भी रेस्ट में थी, बुलेट भी रेस्ट में थी, इसका मतलब जो सिस्टम का मोमेंटम था वो क्या था, जीरो था। स्टार्टिंग में मोमेंटम जीरो था। चलिए अगर मोमेंटम स्टार्टिंग में जीरो है तो मोमेंटम बाद में भी जीरो ही होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, जब आपने उसको शूट कर दिया तो शूट करने की वजह से क्या हुआ, बुलेट आगे गई, ठीक है, बुलेट आगे गई, तो बुलेट आगे गई मींस बुलेट का मास स्मॉल m और उसकी वेलोसिटी स्मॉल v, ठीक है, स्मॉल v प्लस टोटल मोमेंटम किसका, जब बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे की तरफ एक झटका मारती है, उसको हम रिकॉइलिंग ऑफ गन बोलते हैं। इसीलिए गन को पकड़ने का एक प्रॉपर मेथड होता है कि उसको कैसे शोल्डर पे रख के चलाना है ताकि आपको शॉक कम से कम लगे। तो वो पीछे की तरफ जो झटका दे रही है गन, तो उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब पहले भी मोमेंटम जीरो था जब आपने फायर नहीं किया था, मोमेंटम अभी भी जीरो है, तो अगर इसको हम इधर लेके जाएंगे सो एम वी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू वी। आपको क्या निकालना है, रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ गन। ये कैपिटल वी जो है वो गन की स्पीड है, सो स्मॉल एम इंटू वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम और ये माइनस का, ठीक है। चलिए माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है उसकी वेलोसिटी का कि ये बुलेट के डायरेक्शन के अपोजिट में होगा। तो अब देखिए v आपको निकालना है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको मास ऑफ बुलेट शेल दिया हुआ है, बुलेट उसकी वेलोसिटी दी है और मास ऑफ गन दिया हुआ है। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आप पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्या समझ में आ गई बात? तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना ही करना है, अपने आप छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा स्पेस खाली कर लेते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 20, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल
बाई एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी स्पीड विच इज 54 किलोमीटर पर आवर. What is the impulse imparted to the ball? बैट्समैन के बैट ने इम्पल्स कितना इम्पार्ट किया है वो आपको बताना है. तो देखिए सिचुएशन क्या होगी, पहले तो सिचुएशन को समझिए. बॉल आई उधर से, आपकी तरफ से बॉल आई, उस साइड से बॉल आई, मैंने क्या किया, अलग अलग कंडीशन है. फॉर एग्जाम्पल मैं विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, तो अगर स्ट्रेट ड्राइव लगाया, क्या लगाया, स्ट्रेट ड्राइव सीधा, तो जितना बॉल ने मोमेंटम, जितना इम्पल्स बॉल ने मुझ पे, मेरे बैट पे इम्पार्ट किया है, उतना ही इम्पल्स मेरा बैट भी बॉल पे इम्पार्ट करेगा. याद रखना, जिस डायरेक्शन में बॉल आई है, अगर उसी डायरेक्शन में चली गई, उसी डायरेक्शन में मैंने भेज दी, तो जितना मोमेंटम बॉल ने बैट पे इम्पार्ट किया है, उतना ही जितना इम्पल्स बॉल ने बैट पे इम्पार्ट किया है, उतना ही इम्पल्स बैट भी बॉल पे इम्पार्ट करेगा अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं की तो. क्या समझ में आ गई बात? ठीक है. तो ये कंडीशन कब की थी, जब इस डायरेक्शन से बॉल आती और उसी डायरेक्शन से वापस चली जाती. लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ. क्या किया है बैट्समैन ने, बैट्समैन ने उसका डायरेक्शन बदल दिया. कितना बदल दिया, 45 डिग्री इस तरह से इसको हिट किया है. दिस इज V2. ठीक है, ये बैट का डायरेक्शन है, बॉल की बात नहीं हो रही अभी. अब आपको रिजल्टेंट स्पीड उसकी निकालनी है, आपको रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना है, या मोमेंटम नहीं, आपको उसकी इम्पल्स निकालना है कि रिजल्टेंट इम्पल्स कितना होगा. तो देखिए इम्पल्स कैसे आएगा. इम्पल्स होता है आपका m इंटू v माइनस यू. तो मास आपको मालूम है, आपको चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ. आप कहोगे सर वेलोसिटी में तो चेंज हुआ ही नहीं है, वेलोसिटी तो जितनी थी उतनी ही रहेगी ना. बिल्कुल भी नहीं. अगर सेम डायरेक्शन में वापस नहीं गई है तो आप कह सकते हैं कि जितनी वेलोसिटी पे आई थी उतनी वेलोसिटी पे वापस भेज दिया. लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में नहीं भेजा है, किसी एंगल पे हिट किया है, तो स्पीड चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड डेफिनेटली चेंज होगी. क्या समझ में आ गई बात? ठीक है. तो अब ये रिजल्टेंट स्पीड निकलेगी कैसे, देखिए बॉल इस डायरेक्शन से आई थी तो वेलोसिटी v1 थी. ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को अपोजिट कर दूं, वेक्टर को क्या कर दूं, इस डायरेक्शन में, सो इट विल बी माइनस v1. ये माइनस v1, ये हो गया v2. अगर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो आपने क्या किया, पैरेललोग्राम बना लिया, और पैरेललोग्राम बना के दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी. दिस इज v इज इक्वल टू v2 माइनस v1. क्या समझ में आ गई? दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये वेक्टर है इनका 45 डिग्री. अब आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो v विल बी इक्वल टू व्हाट, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 45 डिग्री. दिस इज योर चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है. ठीक है, दिस इज चेंज ऑफ वेलोसिटी. चेंज ऑफ वेलोसिटी की जब वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मास से. तो मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपके पास इंपल्स आ जाएगा. क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of a string is whirled around in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि टेंशन कितनी लगेगी. तो पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग पे स्टोन को बांधा और उसको आप ऐसे घुमा रहे हैं.
तो इस पे जो इस डायरेक्शन में टेंशन लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है। सवाल ये है कि उस पर टेंशन लगेगी क्यों, क्योंकि उस पर एक फोर्स बाहर लग रही है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज mv²/r। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, टेंशन की वैल्यू क्या होगी, mv²/r। लेकिन आपको स्पीड नहीं दी हुई, ये जो रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है ये स्पीड नहीं होती। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट अगर दी है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है। इसको भी मिनट से सेकंड में आपको कन्वर्ट करना होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है ये। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहां से आप अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी कितना है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, और इसको चेंज करूं सेकंड में तो ये हो गया 60 सेकंड, डिवाइड किया सो इट विल बी 2/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का लेना देना होता है। तो वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, दैट इज 2πν। इसका मतलब है हमें एंगुलर वेलोसिटी यहां यूज करना चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में रिलेशन ये होता है दैट इज v = ωr। ठीक है, तो यहाँ पे v = ωr लिखा तो t = m, ओमेगा की जगह क्या, ये v का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर r² डिवाइडेड बाई r, ये कैंसिल हुआ सो इट विल बी m ω²r। ठीक है, चलिए तो t = आपको मास दिया हुआ है 0.25 kg, तो मास हो गया 0.25 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज 2πν, सो 2π एंड न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू इज 2/3, सो इट इज 2/3 होल स्क्वायर इंटू आर इज 1.5। इस कंप्लीट वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, आपको टेंशन मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट इज what is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand with maximum tension of 200 न्यूटन। अब यहां आपसे स्पीड पूछिए, इसका मतलब है आपको ये पूछा है v की वैल्यू पूछिए, दैट मीन्स अगर मैक्सिमम टेंशन है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, और आपको v मैक्स निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, v² = t इंटू आर बाई एम, सो v = t इंटू आर बाई एम का होल स्क्वायर। अब t दिया हुआ है आपको कितना, 200 न्यूटन, 200, r दिया है 1.5 और m दिया हुआ है आपको 0.25 kg। सभी को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ इन एक्सरसाइज 21, मतलब इसी की बात की गई है, if in exercise 21 the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value, the string breaks suddenly, which of the following correctly describes the trajectory of stone after string breaks। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये है कि आपने स्ट्रिंग में स्टोन को टाई किया, रस्सी में आपने स्टोन बांध दिया और उसको आप घुमा रहे हो, इस तरह से आप घुमा रहे हो, उसको घुमाते हुए क्या किया कि आपने या किसी ने उस स्ट्रिंग को काट दिया। अब स्टोन घूम रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये स्ट्रिंग काट दी गई तो ये स्टोन किस डायरेक्शन में जाएगा, इमेजिन करो कहां जाता है वो स्टोन इस तरह से जाएगा, मीन्स इट विल गो टेंजेंशियली, टेंजेंशियली हमेशा जाएगा, टेंजेंशियली हमेशा। क्या क्लियर हो गई बात, तो सो इट विल बी हैविंग करेक्ट ऑप्शन बी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या क्लियर हो गई, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। एक्सप्लेन व्हाई, फर्स्ट पार्ट इज अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट
एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस का मतलब है कि एक ऐसी जगह की बात हो रही है जहां पे कोई भी, मतलब एम्प्टी स्पेस का मतलब है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हॉर्स अपने पैरों से फोर्स लगा जा सके। नॉर्मली हॉर्स करता क्या है, अपने पैरों से अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो अर्थ उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाती है। लेकिन एम्प्टी स्पेस में अगर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे अर्थ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है अर्थ उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगी, और जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस पर नहीं लगेगा तो वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इन एम्प्टी स्पेस नो रिएक्शन फोर्स is there, hence horse will not move। ठीक है, चलिए बी पार्ट। पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। पैसेंजर, जब एक बस आगे जा रही होती है बहुत स्पीड में और उसमें ब्रेक लग जाता है, तो पैसेंजर्स आगे की तरफ पुश हो जाते हैं, वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी बॉडी मोशन में थी, पहले उनकी बॉडी मोशन में थी, और इनर्शिया ये कहता है कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो बस तो रुक गई, ब्रेक की वजह से बस तो रुक गई, लेकिन इंसान की बॉडी में ब्रेक थोड़ी ना है, वो तो आगे जाएगी ही जाएगी। इसका मतलब है उसकी बॉडी में इनर्शिया था, और कौन सा इनर्शिया था? इनर्शिया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब बॉडी किस में थी? मोशन में थी। सो इट विल बी ड्यू टू inertia of motion. Now C part. It is easier to pull a lawn mover than to push it. एक लॉन रोलर को पुल करना आसान होता है, पुश करना मुश्किल होता है। देखिए क्यों? जब आप पुश करते हैं तो फोर्स का जो कंपोनेंट होता है वो उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में उसका वेट होता है, उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में उसका वेट होता है, इसलिए उसको पुश करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पुल कंडीशन में फोर्स का कंपोनेंट उसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसको पुल करना इजी हो जाता है। तो अगर इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग पुश कंपोनेंट ऑफ force is in direction of weight which makes push difficult। चलिए, during pull component of force is in opposite direction of weight which makes pull easier। पुल को क्या बना देता है? वो इजी बना देता है। चलिए डी पार्ट। अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग अ कैच। एक कैच को पकड़ते वक्त क्रिकेटर अपने हाथों को पीछे क्यों लेके जाता है? देखिए, अगर क्रिकेटर ने अपने हाथों को ऐसे ही रखा कैच पकड़ते टाइम, तो उसकी वजह से उस टाइम पे जो इंपल्स इम्पार्ट होगा बॉल की वजह से हाथों पे वो बहुत ज्यादा होगा। तो उस फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए वो हाथों को पीछे लाता है। ऐसा करते वक्त वो उस कैच के ड्यूरेशन को, कैच के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, और जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है वो कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इम्पल्सिव पर्सन है, उसको गुस्सा बहुत आता है, तो हम क्या बोलते हैं उससे? शांत हो जा, शांत हो जा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कुछ को कि शांत हो जा, शांत हो जा। क्यों?
क्योंकि वो जो गुस्सा है वो एकदम से जब निकलता है तो प्रॉब्लम आती है। अगर उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, टाइम ड्यूरेशन अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन में जो फोर्स का, जो गुस्से का इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। आप अगर धीरे धीरे बात करने लग जाएं तो आपके जो गुस्से का इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। वैसे ही फोर्स की भी बात होती है। अगर एक क्रिकेटर ने कैच लेते टाइम कैच का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में उसने फोर्स के इम्पैक्ट को कम कर दिया। क्या क्लियर हो गई बात? तो मैं यहां लिख देता हूं, while doing this cricketer increased the time duration due to which impact of force reduces, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम हो गया। ठीक है, सो यहां पे आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होपफुली आप इसके और भी क्वेश्चंस करें। हम अब कल से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, थैंक यू सो मच।